Hello everyone, a very warm welcome to Meenakshi's Bio Academy. I'm your educator मीनाक्षी राजपूत और आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं आईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी के ईयर 2019 के PYQs. ओके, सो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर. ओके, जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा सेशंस बनाने का और अच्छा कंटेंट लेकर आने का. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द सेशन, राइट? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन द सेल्यूलोज एंड अमाइलोज आर. तो देखो, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लिंकेजेस के ऊपर. तो सेल्यूलोज के अंदर जो होती है हमारी होती है बीटा 1,4 लिंकेज और अमाइलोज के अंदर होती है हमारी अल्फा 1,4 लिंकेज. तो हम देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी. ओके, चलो. अ म्यूटेशन इन द ऑपरेटर लोकस of lac operon that confer constitutive expression of beta galactosidase. क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो सिस एक्टिंग होता है, तो इस पे जो म्यूटेशन होती है वो क्या होती है, सिस होती है. और म्यूटेशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है. मतलब कि यहाँ पर अगर मैं वाइल्ड टाइप कॉपी ऑफ द जीन भी अगर दे देती हूँ तो भी वो जो म्यूटेशन है वो रिस्टोर नहीं होगी. मतलब वाइल्ड टाइप जो इफेक्ट है वो रिस्टोर नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता ही रहेगा उस सेल के अंदर, इवन अगर मैं एक वाइल्ड टाइप कॉपी ऑफ ऑपरेटर भी दे दूं उस सेल में दूसरी. तो इसीलिए जो म्यूटेशन होगी दैट विल बी ए, दैट इज सिस डोमिनेंट. ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज इन द एडल्ट यूकैरियोटिक सेल साइकिल. तो सिंपल होता है. सबसे पहले आपका क्या होता है, G1 फेज होता है. G1 के बाद में S फेज आता है जहाँ पे डीएनए आपका डुप्लीकेट होता है. देन G2 फेज होता है एंड देन M फेज एंड देन अगेन G1 फेज. तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट pH डज पॉलीग्लूटामेट इन एन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. तो देखो, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जब होता है वो कब बनता है, जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. राइट, जब क्या बनते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. और वो जो बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. और वो कब बनेंगे, जब क्या होगा, एक जो आपका अमाइनो ग्रुप है उसके साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अवेलेबल होगा बॉन्ड बनाने के लिए. तो वो कब होगा, एट pH 3 पॉसिबल हो पाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2. तो यहाँ पे हमें एंट्रीज को मैच करना है. सबसे पहले नायलॉन हो जाएगा. नायलॉन विल बी एडिपिक एसिड, राइट. देन आपका नेचुरल रबर हो जाएगा, दैट विल बी आइसोप्रीन. देन स्टार्च हो जाएगा हेक्सोस एंड मायोग्लोबिन जो हो जाएगा वो किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड का बना हुआ है. तो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3. 4 1 2 3, that will be A. So correct answer will be A here. Okay, right. So next question, the evolution of the eye in octopus and in human is an example of. So यहाँ पे जो आपका आंसर होगा that is convergent evolution. Convergent evolution में basically होता क्या है कि जो दो different animals होते हैं, जैसे कि for example अगर मैं बैट लूँ, बैट क्या है, मैमल है. बर्ड्स लूँ तो बर्ड्स और बैट दोनों के अंदर क्या है, विंग्स होते हैं. ठीक है, तो दोनों के अंदर जो विंग्स है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. दोनों एकदम अलग होते हुए बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल प्रेशर और जो कंडीशन में वो रह रहे हैं उन्होंने अडेप्ट किया एंड उनके जो है विंग्स की फॉर्मेशन हो गई. उसी तरीके से ऑक्टोपस की जो आई होती है, ह्यूमन की आई जो होती है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स आई फॉर द डिटेल्ड विजन. अब ऑक्टोपस जो है वो सिफेलोपॉड हो गया, ह्यूमन जो हो गया वो मैमल हो गया. तो दोनों के अंदर जो है दोनों एकदम ही डिफरेंट है, बट बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल प्रेशर दोनों के अंदर जो है एक सिमिलर ऑर्गन जो है, सिमिलर फंक्शनैलिटी वाला जो ऑर्गन है वो डेवलप हुआ है. ओके, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी. चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन अकर्स ऑन बोथ डीएनए एंड प्रोटीन. देखो, डीएनए के अंदर क्या होता है, मिथाइलेशन होता है एंड प्रोटीन के ऊपर भी क्या होता है, मिथाइलेशन होता है. बाकी की सारी जो म्यूटेशंस है वो यूजुअली किसके ऊपर होती है, प्रोटीन के ऊपर ही होती है, डीएनए के ऊपर नहीं होती हैं. ओके, next question, solution of the 4 peptide are prepared separately at a concentration of the 1 millimolar. Among these 4, which one have the highest absorbance at 280 नैनोमीटर. तो यहाँ पे हमें पता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो होता है 280 नैनोमीटर पर ट्रिप्टोफान,
टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन शो करते हैं। तो इसके अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस जो होगा वो शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे सिर्फ एक टायरोसिन है, एक फिनाइलएलेनिन है, राइट। देन नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रिप्टोफान मिल रहा है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे देखती हूँ सो यहाँ पे सिर्फ एक फिनाइलएलेनिन मिल रहा है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होगा एब्जॉर्बेंस हमें फर्स्ट वाले पेप्टाइड के अंदर देखने को मिलेगा। Okay, next is the free energy required to synthesize a mixed anhydride bond of 1,3-bisphosphoglycerate is generated by the oxidation of an aldehyde to acid। क्योंकि क्या होता है 3-phosphoglycer एल्डिहाइड होता है, उससे हमारा 1,3-bisphosphoglycerate बनता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए। Next question, which one of the following parameters changes upon doubling the enzyme concentration? अगर हम एंजाइम की concentration को डबल कर देंगे तो क्या होगा, उससे जो Vmax होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस क्या होगा, मोर द concentration ऑफ द एंजाइम, जितना ज़्यादा एंजाइम बढ़ेगा उतना जल्दी जो होगा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ द टेक्सोल एंड कॉल्चिसिन्स। तो सो जो टेक्सोल होता है वो स्टेबलाइज कर देता है, मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्म तो हो गया बस वो, बट बाद में जब वो अप पोल की तरफ जाता है तो डीपॉलीमराइजेशन भी होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो ये क्या करता है, वो डीपॉलीमराइजेशन होने नहीं दे रहा है, हेंस सेंट्रोमियर से टूट के जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों डिफरेंट पोल्स पर जा ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सिमिलरली जो कॉल्चिसिन होता है वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल की जो फॉर्मेशन है, जो पॉलीमराइजेशन है, उसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, इट इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये रे ऑप्टिक्स फिजिक्स के अंदर वैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट। इट रिक्वायर द फ्लैजुलम, नो इट डज नॉट रिक्वायर द फ्लैजुलम, इट रिक्वायर द पिलाई, राइट, सेक्स पिलाई की जरूरत होती है, तो ये गलत हो गया है। इट कैन स्प्रेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यस, अगर वो जीन जो कैरी कर रहा है उस पर अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है तो वो भी करेगा। इट ट्रांसफर द विरुलेंस फैक्टर, एब्सोल्युटली, जैसे हम टीआई प्लाज्मिड देखते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि यहाँ पे जो है फ्लैजिलम की जरूरत होती है, नो। चलिए, इंडोल एसिटिक एसिड इज इन्वॉल्व इन, इंडोल एसिटिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, ट्रॉपिक इफेक्ट जो होता है वो देखने को हमें मिलता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट इज मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2। सो बैक्टीरिया जो होगा यहाँ पर हो जाएगा, इट विल कॉज ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट। वायरस जो है वो कॉज करेगा इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ विल कॉज मलेरिया एंड ऑटो एंटीबॉडीज विल कॉज दिस ऑटो इम्यून डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा 2 3 1 4। सो आंसर विल बी बी। Okay, चलिए now let's come to the MSQs. Pick the correct statement with respect to interconversion of topoisomers of a circularly closed double-stranded DNA. So अब यहाँ पे जो होगा हमें क्या करना होता है, जब इंटरकन्वर्जन ऑफ द टोपोआइसोमर्स को करने के लिए हमें एक स्ट्रैंड भी कट करके कर सकते हैं, दो स्ट्रैंड भी कट करके कर सकते हैं। जब भी हम दो स्ट्रैंड को कट करते हैं तो यूजुअली वहाँ पे क्या होता है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो कट तो करना ही पड़ेगा अगर हमें इंटर कन्वर्जन करना है तो, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, बट सी जो है वो गलत है, बिकॉज इसमें लिखा है कि नो स्ट्रैंड नीड्स टू बी कट। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होना चाहिए ए, बी एंड डी।
चलो अगले क्वेश्चन में द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोफाइल ऑफ हीमोग्लोबिन इज शोइंग बिलो। तो बेसिकली ये वाला जो कर्व होता है, अगर हम हीमोग्लोबिन को देखते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरी चीज की उसके अंदर क्या होता है, कॉपरेटिव बाइंडिंग होती है। तो जो भी कॉपरेशन के कर्व होते हैं वो आपको इसी तरीके से मिलेंगे। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, क्योंकि कॉपरेटिविटी वाला जो है वो कर्व है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉपरेटिविटी होगी, कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो होता है ये अराइज होता है, इसके अंदर जो होता है चेंज आता है, राइट। बट सब यूनिट डिसोसिएशन की वजह से ये कर्व नहीं आता है ना। जो उसके ऊपर जो बाइंड कर रहा है, जो लिगेंड बाइंड कर रहा है, उसके डिसोसिएशन की वजह से चेंजेस आते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द सब यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च नॉट एज अ फ्री ग्लूकोज। देखो क्या होगा, अगर हम स्टार्च की तरह स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। दूसरी चीज फ्री ग्लूकोज जो होगा वो रिड्यूसिंग होता है ना। तो अगर हम उसको स्टार्च की फॉर्म में रखेंगे तो वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, है ना। तो वहां पे कोई वो रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। डिफ्यूजन उसका मिनिमाइज हो जाएगा, अगर वो स्टार्च की फॉर्म में डिफ्यूज नहीं करेगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो मिनिमाइज डिफ्यूजन इनेबल्स द कॉम्पैक्ट स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर एब्सोल्युटली एंड प्रोटेक्ट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप्स एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपका ABCD चारों पॉइंट्स जो होंगे यहाँ पर करेक्ट होंगे। Next is which of the following cell types develop from the myeloid lineages? Myeloid lineages से हमारे बनते हैं मैक्रोफाजेस एंड एरिथ्रोसाइट, ये दोनों जो होते हैं लिम्फॉइड लीनिएज से बनते हैं। ओके, लिम्फॉइड लीनिएज से। आई होप यहाँ तक जो है सभी को क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द NAT टाइप क्वेश्चन। इसमें इसने बोला है कि C3 प्लांट जो है उसमें 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगते हैं टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2, right? So how many molecules of ATP equivalents are used by the C4 plant to synthesize 1 molecule of glucose? तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो C3 साइकिल होती है, C3 साइकिल में क्या होता है 2 NADH और आपके 3 ATP जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं एक CO2 को फिक्स करने में। एक CO2 को फिक्स करने में हमारा कितना लगता है, 3 ATP लग रहा है। तो हमें ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब 6 टाइम C3 साइकिल करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमारे 6 × 3 18 ATP खर्च होंगे। तो ये तो हो गया C3 साइकिल का। बट C4 के अंदर हमारा क्या होता है, क्रैन्स एनाटॉमी होती है। तो वहां पे हमें क्या होता है, PEP जो होता है वो जनरेट करना होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आता है और वो एक ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। तो जो PEP का रीजनरेशन होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, 2 ATP के इक्विवेलेंट जो होती है एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो वहां पे हम ये बोलेंगे कि एक जो है CO2 को फिक्स करने के लिए वहां पर 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होंगी। तो 2 ATP यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएंगी। तो मतलब ये जो है ये तो आपका जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट को बनाने के लिए ये ATP बन रही है, क्योंकि अगर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं बनेगा तो CO2 को कौन लेगा और फिर ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बन पाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर एक CO2 को मतलब कि भेजने के लिए 2 ATP जो होती है खर्च होती है। तो अगर हमने 6 CO2 जो है फिक्स करने ग्लूकोज बनाने के लिए तो 12 ATP यहाँ पे लगेंगी। उसके अलावा जब हमने CO2 अंदर भेज दी है तो हमारी क्या होगी, C3 साइकिल होगी। क्या होगी, C3 साइकिल होगी। तो C3 साइकिल करने के लिए क्या 18 ATP अलग से लगेंगे, बिल्कुल वो तो 18 ATP यूज होंगे। तो टोटल क्या हमें यहाँ पर 30 ATP लगेंगे, यस। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने कुछ सॉल्व कर दिया जिससे कि ज्यादा लंबा सेशन ना हो। एट 0.1% सोल्यूशन ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब 20% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो मतलब 20% को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब 80% को ट्रांसमिट कर रहा है। What fraction of the light transmitted if the concentration is increased up to 0.4? तो ये देखो, अगर इसने बोला 0.1 है तो 20% जो हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है, 80% ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया 0.1 से 0.4 कर दिया तो कितना ट्रांसमिट होगा, है ना। तो इससे देखो हमें ही पता है कि मोर द एब्जॉर्बेंस मोर द कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1% से 0.4% होगा तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा। तो पहले हम एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं, फिर उससे हमें ट्रांसमिटेंस अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सारी चीजें
चीज़ें जो अभी बोली हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। तो सबसे पहले हम 0.1% के केस में एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कितना आएगा, माइनस लॉग टी होता है, माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस कितना है 20% अगर एब्जॉर्बेंस है तो ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा 0.80, तो A1 इज इक्वल्स टू 0.0969 है। ओके तो A2 निकालेंगे तो A2 क्या हो जाएगा, देखो जाहिर सी बात है अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो गया मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया तो जो एब्जॉर्बेंस है वो भी 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो एब्जॉर्बेंस जो होगा at 0.4% concentration will be 4 times of A1, करेक्ट। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे we will get 0.3876 और जब इसको हम ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला में डालेंगे तो आपके पास 10 टू द पावर माइनस 0.3876 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से you will get 0.40 which is the correct answer. So in this question, heterozygous female fruit flies with the gray body and purple eyes were mated with the homozygous males with the black body and red eyes. ठीक है। सो ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो हमें इस तरीके से कुछ ऑब्जर्व हुए, फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग लिखा है। तो सबसे पहले जो ज्यादा नंबर वाले हैं जैसे ग्रे बॉडी एंड पर्पल आइज जो कि एक पेरेंट का था तो वो है 300, ब्लैक बॉडी एंड रेड आइज दूसरे पेरेंट का था वो है 347 और बाकी जो दोनों आए हैं ग्रे बॉडी एंड रेड आइज एंड ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आइज ये है रिकॉम्बिनेंट्स। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने बोलता है हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100 करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे 763 है, आप इसको टोटल करके देख लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 15.2%। ओके नेक्स्ट इज प्रो इंसुलिन जो है उसके अंदर 84 रेसिड्यूज हैं पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड और उसमें से 6 जो है सिस्टीन है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने डाइसल्फाइड के कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। तो इसके अंदर हम सिंपल ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 15। तो 15 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं। Next is a schematic representation of restriction fragment length polymorphism analysis of a sample population is shown below. So the number of the people exhibiting a given pattern is indicated above the lens. तो ये जो है number of people है जो 8, 40, 20, 7, 13, 12 है। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.5 kb अलील। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं। ये टोटल जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं टोटल अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएगा 100। ठीक है अब इसने पूछा है 6.5 kb अलील वाले कितने हैं। तो 6.5 kb अलील वाले 8, 20 और ये कितने हो गए 13 हो गए। तो आप इनको टोटल कर लो कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 41/100। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.41। तो 0.41 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी की कितने के पास में इतना अलील है, 6.5 kb वाला अलील है तो 8, 20 और 13 टोटल करोगे 41 आएगा। तो 0.41 इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज कैटालाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है तो इसने बोला अगर इफ द 0.05% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का 0.5% ऑफ द ग्लूकोज बचा है इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब कि बाकी का जो बचा हुआ परसेंट है इसमें कन्वर्ट हो चुका है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो चुका है एट द इक्विलिब्रियम। करेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे बोलना है देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वो 1 है, इक्विलिब्रियम पे वो कितनी हो गई है 1 का 0.05% हो गई है। तो 0.05% कितना हो जाएगा 0.0005 हो जाएगा। ठीक है अब मतलब इसका मतलब इतना तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बचा इक्विलिब्रियम पे, तो बाकी सारा जो होगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.005 मतलब 0.9995 हो जाएगा। ठीक है अब इससे हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा इसको सिंपली सॉल्व करोगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसका डिवाइडेड बाय आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कर दोगे। तो आपने यहाँ पे सिंपली सॉल्व करा इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन था ये आ गया ना आपके पास में, ये आ गया इक्विलिब्रियम पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ये आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। सॉल्व किया आपका आंसर आ जाएगा 1999। right, very simple. Next is in a bacterium a mutation resulted in an increase of Ks.
के एस सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अमोनियम, मतलब म्यूटेशन की वजह से जो के एस की वैल्यू है 50 माइक्रो मोल से बढ़कर के 5000 हो गई है, और विदाउट अफेक्टिंग द म्यू मैक्स, जो स्पेसिफिक मैक्सिमम जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है उसको कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो रिमेन सेम है। तो आपको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो निकालनी है फॉर द म्यूटेंट की विच इज ग्रोइंग ऑन 0.5 मिलीमोलर अमोनियम इन द मीडियम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, है ना। तो कितना, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है उसके अंदर, हमें बेसिकली ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो निकालने की है कि कितना वो डिक्रीज हुआ है। म्यू मैक्स जो है वो सेम है, के एस की वैल्यू जो है वो वाइल्ड टाइप के केस में इतनी है और म्यूटेंट टाइप के केस में 5000 हो गई है, और जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मिलीमोल दी गई है, हम उसको माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 500 माइक्रोमोल हो जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस मोनोड इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वाइल्ड टाइप के केस में हमने म्यू मैक्स रखा है, म्यू मैक्स सेम है तो उसको हमने म्यू मैक्स ही लिख कर रखा है, आप एक्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, इनटू 500 दैट इज द सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 500 माइक्रोमोल, 50 हमें यहाँ पे केएस की वैल्यू है और ये आपका सबस्ट्रेट। इसको सॉल्व करोगे आपके पास में ये आ जाएगा। सेम हम किसके करेंगे, म्यूटेंट टाइप के लिए करेंगे, उसके अंदर सिर्फ हमारा जो केएस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यू विल गेट दिस। अब इसको आप इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 110/11, तो आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 10, कि यहाँ पे जो है जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है बाय द 10, फैक्टर ऑफ 10 से। ओके, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो कि अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ द डीएनए प्रेजेंट आफ्टर 5 साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टार्टिंग विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द टेम्पलेट इज। तो यहाँ पे हमें एन फाइनल एन इनिशियल इंटू 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल हमने यहाँ पर करी है। तो इनिशियल नंबर हम लेकर चल रहे हैं 3 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, इनटू कितनी साइकिल कर रहे हैं, 5 साइकिल कर रहे हैं, तो 3 इंटू 32 कर देंगे तो यू विल गेट 96। तो 96 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो आई होप ये वाला जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये सारे क्वेश्चंस है 2019 के, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है एनोटेटेड वाली, ये आपको दूसरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर मैं सारी पीडीएफ्स और वीडियोस के लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप कोई चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो आपको चाहिए तो भी आप डिस्कशन ग्रुप में वो बता सकते हो मुझे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।